तो हेलो हे हाय। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है। सो मेमरी ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ मेमरी ग्लैंड्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड दे आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोडोरीफिर सुडोरीफेरस और एपोक्राइन। सुडोरीफेरस ये नया वर्ड मैंने अभी तक देखा है। मेन चीज़ ये टर्म इसके लिए एपोक्राइन वर्ड यूज करते रहते हैं लोग, बट सुडोरीफेरस कम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक टाइप की सुडोरीफेरस या एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ये स्पेशलाइज्ड होती हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोलोस्ट्रम एंड मिल्क के लिए। तो मेमोग्राफी एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, फीमेल्स में होती हैं, एंड ये सुडोरीफोरस एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या मैन्युफैक्चर करती हैं? कोलोस्ट्रम एंड मिल्क को करती हैं, विच इज़ नीडेड फॉर द न्यूबॉर्न के लिए। एंड मेमोरी ग्लैंड्स आर आल्सो समटाइम्स रेफर टू एज मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड्स। इनको कभी कभी मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड्स के तौर पे भी बोलते हैं। And in humans, the mammary glands are also regarded as sexual asset. Therefore, the loss of scarring of these glands can have devastating psychological implication for women. तो इसको सेक्सुअल एसेट के तौर पे भी यूज किया जाता है ह्यूमंस में, जिसकी वजह से अगर इनका लॉस हो जाए तो इस साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करता है वीमेंस को। एंड सेफ एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट। सो स्पेरिकल सेफ होता है विद द साइज वेरिंग विद एज, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लैक्टेशन के हिसाब से वेरी करता है। एंड हार्मोनल स्टिमुलेशन कॉज करता है ब्रेस्ट को टू ग्रो एंड विल आल्सो इफेक्ट ब्रेस्ट सेफ एंड साइज। हार्मोन का इफेक्ट भी होता है सेफ एंड साइज में। एंड मसल्स associated with the breast. The pectoralis major muscle lies immediately below the breast. breast के just below होती है pectoralis major, and serratus anterior lies to the lateral aspect of the each breast. lateral side में कौन सी होती है? serratus anterior muscle होती है। and the pectoralis minor muscle जो होती है वह thin flat triangular muscle लाई करती है deep within the pectoralis major मसल एंड कवर करती है कवर serratus anterior एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स को भी कवर करती है। एंड द लैटिस्मस डॉर्सी मसल एक होती है जो कि रन करती है फ्रॉम द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट एंड अक्रॉस द मिड एक्सिलरी लाइन टू द लोअर बैक। तो लैटिस्मस डॉर्सी मसल होती है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट में पाई जाती है, अक्रॉस होती है मिड एक्सिलरी लाइन टू द लोअर बैक है। ठीक है। एंड रेट्रो मेमोरी स्पेस क्या होता है? रेट्रो मेमोरी स्पेस वो स्पेस होता है जो नीचे का स्पेस होता है मेमोरी ग्लैंड्स के नीचे का, इस एरिया में। जैसे चेस्ट वॉल है, एंड सपोज दिस इज द ब्रेस्ट, एंड दिस नीचे वाला स्पेस जो इसके ब्रेस्ट के नीचे होता है उसी को रेट्रो मेमोरी स्पेस बोलते हैं। रेट्रो मेमोरी स्पेस इज लेयर ऑफ एडिपोज और फैटी टिश्यू दैट सेपरेट्स द ब्रेस्ट फ्रॉम द पेक्टोरल मसल। ये एक लेयर होती है एडिपोज और फैटी टिश्यू की जो कि सेपरेट करती है ब्रेस्ट को फ्रॉम द पेक्टोरल मसल से। एंड रेट्रो मेमोरी स्पेस इज सीन ऑन द मीडियोलैटरल प्रोजेक्शन। इन मीडियोलैटरल जो प्रोजेक्शन होता है मैमोग्राफी का इमेजिंग, बट ओनली ऑन 20% ऑफ द क्रेनियोकाउडल प्रोजेक्शन। तो ये जो रेट्रो मेमोरी स्पेस होता है मीडियोलैटरल एस्पेक्ट में मैमोग्राफी में देखा जा सकता है, लेकिन ओनली 20% सीसी जो प्रोजेक्शन होता है उसमें आता है। इन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ब्रेस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है? एक्सटेंड्स वर्टिकली फ्रॉम द क्लेविकल एंड सेकेंड और थर्ड रिब टू द सेकेंड या थर्ड रिब से, एंड टू मीट द एब्डोमिनल वॉल ऑफ द लेवल ऑफ द 6th और 7th रिब। सेकेंड या थर्ड रिब से स्टार्ट होके एब्डोमिनल वॉल में 6th या 7th रिब तक ये पहुंचता है। मीडियली द ब्रेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम मिड स्टर्नम
to the mid axillary line and latissimus dorsi muscle laterally. latissimus dorsi होती है, mid axillary line होती है मीडियली इसमें मिड स्टर्नम की ओर, एंड इस सेकेंड टू थर्ड रिब से स्टार्ट होके फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ रिब तक होते हैं, ठीक है। एंड सरफेस एनाटमी ऑफ द ब्रेस्ट, सो skin of the breast like skin of the body is filled with the sweat glands and sebaceous glands, and sebaceous glands क्या प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल, एंड हेयर फॉलिकल्स दैट प्रोड्यूस हेयर ऑन द स्किन सरफेस, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हेयर सरफेस पे, एंड स्किन ऑन द ब्रेस्ट इज थिकेस्ट एट द निप्पल, एट द बेस पे थिकेस्ट होती है, एंड थिनिंग जो होती है एज इट अप्रोचेस द निप्पल। जो इसकी स्किन की थिकनिंग होती है वो थिक कहाँ होती है, बेस पे होती है, और जो थिनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, निप्पल पे होती है। एंड द निप्पल लाइज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्रेस्ट, निप्पल itself contains multiple crevices within which are 15 to 20 orifices, 15 से 20 orifice होते हैं, इसमें crevices पाए जाते हैं, ducts that transfer milk फ्रॉम द लैक्टिफेरस डक्ट टू द एक्सटीरियर, इसमें डक्ट्स पाई जाती है जो कि लैक्टिफेरस डक्ट से एक्सटीरियर में मिल्क को प्रोड्यूस करती है। नॉर्मली द निप्पल कैन आइदर फ्लैटन या इन्वर्टेड हो सकता है, बोथ यूनिलैटरली एंड बाईलैटरली, एंड हाउएवर ए निप्पल दैट सडनली बिकम्स इन्वर्टेड, जैसे नॉर्मली रहता है वो इन्वर्टेड या फ्लैटन हो सकता है, बट वो हमेशा रहता है, बट अगर अचानक से इन्वर्टेड या फ्लैटन हो तो ये किसी तरीके के मेलेग्नेंसी को इंडिकेट करता है। एंड द areola इज द स्मूथ एज सर्कुलर डार्क एंड एरिया सराउंडिंग द निप्पल एंड कंटेन करता है मेनी स्मॉल प्रोट्रूजन्स को। एरियोला जो स्मूथ या सर्कुलर डार्क कलर का निप्पल के चारों ओर एरिया होता है, उसमें मेनी प्रोट्रूजन्स होते हैं ऑन इट्स सरफेस, तो इसको कहते हैं मॉर्गैग्नी ट्यूबरकल्स, तो इसको मॉर्गैग्नी ट्यूबरकल्स बोलते हैं। एंड दीज ट्यूबरकल्स आर फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स, तो ये जो ट्यूबरकल्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं किसकी ओपनिंग से, डक्ट्स ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स, स्पेशलाइज्ड सिबेसियस टाइप्स ग्लैंड्स होती हैं जो कि फाउंड की जाती हैं एरियोला में। मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स यूजुअली बिकम मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ये मोंटोगोमेरी ग्लैंड्स मोर प्रोमिनेंट हो जाती हैं एंड लैक्टेशन के दौरान। एंड द ग्लैंड सिक्रीट ए फैटी लुब्रिकेंट विच प्रोटेक्ट निप्पल एंड ड्यूरिंग नर्सिंग, ये जो ग्लैंड्स होती हैं एक फैटी लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करती हैं जो कि निप्पल को मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं जबकि वो फीड करवाता है उस टाइम। एंड द पिगमेंटेशन ऑफ द एरियोला, पिगमेंटेशन ऑफ द एरियोला इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन पे भी डिपेंड करता है। यंगर वुमेन इट इज़ मोर प्रोमिनेंट बट टेंड्स टू फेड एट द मीनोपॉज के टाइम ये फेड होने लगता है। हाउएवर एस्ट्रोजन यूज एट एनी एज विल इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द एरियोला, बाकी एस्ट्रोजन किसी भी एज पे इंक्रीज कर सकता है पिगमेंटेशन अराउंड द एरियोला। एंड लोकेशन टर्मिनोलॉजी, and breast is generally described in the terms of the face of, इसको फेस ऑफ ए क्लॉक और 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग रखते हैं। एंड द ब्रेस्ट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, फेस ऑफ ए क्लॉक या फिर 4 क्वाड्रेंट्स, या फिर करते हैं 4 क्वाड्रेंट मेथड। 4 क्वाड्रेंट मेथड में अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, अपर इनर क्वाड्रेंट होता है, लोअर आउटर क्वाड्रेंट होता है एंड लोअर इनर क्वाड्रेंट होता है। एंड एग्जैक्ट लोकेशन विद इन द क्वाड्रेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय वीविंग ईच ब्रेस्ट सेपरेटली एज ए क्लॉक फेस।
एंड अपर आउटर क्वाड्रेंट जो कि एक्सटेंड करता है टुवर्ड द एक्सिला नोन एज द एक्सिलरी टेल, तो उसको एक्सिलरी टेल बोलते हैं। एक्सिलरी टेल के लिए स्पेसिफिक व्यू भी होता है जिसको एक्सिलरी टेल व्यू बोलते हैं। एंड टेल ऑफ द ब्रेस्ट और टेल ऑफ द स्पेंस, तो इसको एक्सिलरी टेल बोलते हैं या टेल ऑफ द ब्रेस्ट बोलते हैं या फिर टेल ऑफ स्पेंस भी बोलते हैं। सो दिस टर्म इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये टर्म जनरली यूज नहीं होता है एंड एग्जामिनर ऐसे ही टर्म्स यूज कर लेता है। ठीक है, क्लॉक फेस viewed as clock, there are four main clock positions: 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock and 9 o'clock। इसमें 4 मेन क्लॉक फेज होते हैं। एंड रीज़न मेथड कौन कौन से मेन होते हैं इसमें? 12, 3, 6 एंड 9 o'clock। ठीक है, रीजन मेथड ब्रेस्ट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स: पोस्टीरियर रीजन्स क्लोजेस्ट टू द चेस्ट वॉल, middle region refers to the middle of the breast, and anterior region is located behind the nipple, and there is also subareola region immediately behind the areola। ठीक है, and deep anatomy of the breast. The breast is made up of varying mixture of the adipose or fatty tissue, glandular or secretory components, lymphatic vessels and blood vessels, and fibrous and glandular tissue within the breast are generally described as the fibroglandular densities। जो फाइब्रस या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं ब्रेस्ट में वो जनरली डिस्क्राइब कैसे होते हैं? एज ए फाइब्रो ग्लैंडुलर डेंसिटीज़ के तौर पे। ठीक है, एंड इन जनरल द अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू वेरीज विद एज के साथ वेरी करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू प्रीडोमिनेंट्स इन यंगर वुमेन वेरेज फैटी टिश्यू प्रीडोमिनेंट्स इन ओल्डर पेशेंट्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो यंगर वीमेंस में ज़्यादा होते हैं, फैटी टिश्यूज ओल्डर वीमेंस में ज़्यादा होते हैं। फैटी टिश्यू इज मोर रेडियोलुसेंट एंड देयरफॉर शोज एज हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, वेयरएज हायर ऑप्टिकल डेंसिटी इसमें एरियाज में आती है मेमोग्राफी में। वाइल फाइब्रस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू जो होते हैं लेस रेडियोल्यूसेंट होते हैं एंड ये शो करते हैं एज लोअर ऑप्टिकल डेंसिटीज़ के तौर पे ऑन द मेमोग्राम। लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होती है? फाइब्रस एंड ग्लैंडुलर टिश्यू की, एंड फाइब्रस फैटी टिश्यू की हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। एंड द पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लैंडुलर tissue is usually the same bilaterally, with most glandular breast tissue founded centrally, extending to the laterally towards the axilla in the upper outer quadrant। तो पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन ग्लैंडुलर टिश्यू का होता है, ये बाइलेटरली मोस्ट ग्लैंडुलर ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं lateral towards the axilla in the upper outer quadrant। and Cooper ligaments, what is Cooper ligaments? Are fibrous bands that predominate in the upper parts of the breast, where they are also called suspensory ligaments। कूपर लिगामेंट से फाइब्रस बैंड्स होते हैं या अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, इनको सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी बोलते हैं। एंड आर्टीरियल सप्लाई, द ब्रेस्ट रिसीव्स इट्स आर्टीरियल सप्लाई फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी वाया द लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ब्रेस्ट जो है वो रिसीव करता है आर्टीरियल सप्लाई फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी से वाया लैटरल थोरेसिक आर्टरी एंड एक्रोमियोथोरेसिक ब्रांचेस एंड परफोरेटिंग ब्रांचेस जो होती हैं ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी आल्सो सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। एंड आर्टरीज अपीयर करती हैं एज ए लो डेंसिटी स्ट्रक्चर्स ऑन द रेडियोग्राफ। आर्टरीज के बारे में देख लेते हैं। ब्रेस्ट जो रिसीव करता है एक्सिलरी आर्टरी से, बायलैटरल थोरेसिक आर्टरी से एंड एक्रोमियोथोरेसिक ब्रांचेस से। एंड परफोरेटिंग ब्रांचेस जो होती हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को। एंड आर्टरीज जो कि अपीयर
होती हैं लो डेंसिटी स्ट्रक्चर के तौर पे। हाउएवर दे कैन बी शार्पली आउटलाइन व्हेन कैल्सिफाइड, जब ये कैल्सिफाइड होती हैं तो ये प्रॉपरली दिखती हैं, बाकी वैसे उतनी क्लियर नहीं दिखती हैं। एंड वेन्स ड्रेनेज, वेन्स फ्रॉम वेनस नेटवर्क अंडर द निप्पल कॉल्ड सर्कुलस वेनस, जो वेनस नेटवर्क होता है अंडर द निप्पल उसको सर्कुलर वेनस कहते हैं। एंड दिस नेटवर्क देन ड्रेन्स इनटू एक्सिलरी एंड इंटरनल मेमोरी वेन्स एंड मैमोग्राफिकली they appear as low density radiopaque vessels like arteries. Veins can be outlined by calcification, जब होता है तब आउटलाइन हो जाती हैं। and veins are larger and more superficially located than arteries, veins larger होती हैं more superficial होती हैं। lymphatic drainage, so there are both superficial and deep plexus of lymphatic vessel drainage in the breast. Two main direction of drainage from the central and lateral half of the breast tends to be in the pectoral group of the axillary lymph nodes, from the medial half into the internal mammary lymph nodes. तो इसमें दोनों टाइप की सुपरफिशियल और डीप प्लेक्सस होता है लिम्फेटिक वेसल्स का ड्रेन करने के लिए ब्रेस्ट में। एंड द मेन डायरेक्शन ऑफ ड्रेनेज जो होती है वो होती है फ्रॉम द सेंट्रल एंड लैटरल हाफ ऑफ द ब्रेस्ट टेंड जो करता है टू द पेक्टोरल ग्रुप होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, फ्रॉम द medial half into the internal memory lymph nodes and from the internal memory nodes जो कि होती ड्रेन करती हैं टेंड करती है टुवर्ड्स द mediastinal, टेंड करती हैं टुवर्ड्स द mediastinal nodes and others may cross the costal margin there for communicating with the opposite breast and the lymph node। lymph node कह रहे हैं देख लेते हैं हम। A typical lymph node is less than 2 centimeter in size and has a kidney-shaped appearance। जो typical lymph node होती है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है इन साइज में एंड इसमें किडनी शेप्ड अपीयरेंस होती है। एंड नर्वस सप्लाई, the breast is supplied with sensory and sympathetic functions by the anterior and lateral cutaneous branches of the fourth, fifth, sixth and intercostal nerves। ये किससे सप्लाई होती है? सेंसरी एंड सिंपैथेटिक फंक्शन बाय द एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इंटरकॉस्टल नर्व्स। एंड डक्टल सिस्टम begins with the lobules deep in the breast and milk produced in the lobules, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है लोब्यूल्स में ट्रेवल करता है थ्रू द सेगमेंटल मेमोरी डक्ट्स टू द निपल एंड डक्ट्स ग्रेजुअली increase in size as they approach the nipple। immediately behind the nipple is pouch like orifice called the ampulla lactiferous sinus, जिसको lactiferous sinus भी बोलते हैं। and between the nipple orifice and ampulla is connecting duct called lactiferous duct। तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है लोब्यूल्स में वो ट्रेवल करता है थ्रू द सेगमेंटल या मेमोरी डक्ट से टू द निपल एंड डक्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं इन द साइज एज दे अप्रोच करती हैं निपल को। एंड इमीडिएटली बिहाइंड द निपल एक पाउच लाइक ऑरिफिस होता है जिसे कहते हैं एम्पुला या लैक्टिफेरस साइनस। बिटवीन द निपल ऑरिफिस एंड एम्पुला एक कनेक्टिंग डक्ट होती है जिसको कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। एम्पुला और ऑरिफिस को जो निपल ऑरिफिस को कनेक्ट करते हैं इसको लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। एंड टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट, टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट क्या होती है? मिल्क प्रोडक्शन बिगिंस इन द लोब्यूल टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट में कहाँ से बिगिन होता है? लोब्यूल टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट जिसको TDLU भी बोलते हैं। दे हैव द मोस्ट rapidly dividing cells and lobes। The average female breast will eventually develop 15 to 20 lobes containing numerous glandular lobules held together by connective tissue, blood vessels and mammary ducts। So each of the 15 to 20 lobes in the breast contains a tree-like pattern of ductal structures radiating out from the nipple, and each lobe can have 10 to 100 terminal
डक्ट डक्ट्यूल्स। तो क्या होता है, जनरली 15-20 लोब्स पाए जाते हैं फीमेल ब्रेस्ट में। एंड ये जो न्यूमरस ग्लैंड्स इसमें होती हैं लोब्स में, जो कि साथ में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, मेमोरी डक्ट्स होती हैं। एंड 15-20 लोब्स जो होते हैं कंटेन करते हैं ट्री लाइक पैटर्न होता है डक्टल स्ट्रक्चर्स का, एंड रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द निप्पल से रेडिएट करते हैं। एंड ईच लोब कैन हैव 10 to 100 टर्मिनल डक्ट्यूल्स हो सकते हैं। प्रत्येक लोब में 10 से 100 टर्मिनल डक्ट्यूल्स पाए जा सकते हैं। एंड फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को, इंक्रीज या डिक्रीज ग्लैंडुलरिटी ऑफ द ब्रेस्ट कैन बी रिलेटेड टू द मीनार्की या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। इसकी वजह से ग्लैंडुलरिटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। वेदर नॉर्मल या सिम्पथेटिक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज and increase the glandularity is also dependent on a women's genetic predisposition पे भी डिपेंड करता है। and age, the female breast is inactive during childhood because there are no lobules। inactive होते हैं चाइल्डहुड में क्योंकि उसमें लोब्यूल्स नहीं होते हैं। breast will consist of small ducts within fibrous tissue and as the female ages, जैसे जैसे एज बढ़ती है ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन्स एट द पुबर्टी, द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट विल मैनिफेस्ट एंड ए woman begins to menstruate, the first menses is called menarche। जो फर्स्ट टाइम मेंसेस होता है तो उसको menarche बोलते हैं। एंड टू मोस्ट प्रोमिनेंट हार्मोन्स एक्टिव इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज एस्ट्रोजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डक्टल प्रोलिफरेशन के लिए होता है एस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोब्यूलर प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ। लोब्यूलर प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरोन एंड डक्टल प्रोलिफरेशन के लिए एस्ट्रोजन ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ बोथ हार्मोन्स विल आल्सो इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। इन दोनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी पे भी बहुत इफेक्ट रहता है। एंड वंस a woman starts producing estrogen, the changes in the breast can spotty, causing lumps and increased interstitial fluids, cysts, but will generally result in an overall increased glandular tissue। और ये पहले लंप या इंटस्टिशियल फ्लूइड सिस्ट के जैसा होगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। एंड ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल there is fluctuations in the hormone levels in the body and which causes structural changes in the breast, and the breast can increase in size, density and nodularity as well as sensitivity during the 3 to 4th day prior to the start of menstruation, and within 5 to 10 days after the start of menstrual period this condition will diminish। तो जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो इसके ब्रेस्ट के साइज, डेंसिटी, नोडुलरिटी में थोड़ा सेंसिटिविटी वगैरह आ जाता है, बाकी फिर 5 to 10 डेज में ये ठीक हो जाता है। एंड लैक्टेशन, सो चेंजेस इन द ब्रेस्ट विल बिगिन विद द फर्स्ट few week of the conception and corpus luteum। एंड देखो ब्रेस्ट में जो चेंजेस आ जाते हैं कंसीव करने के कुछ ही टाइम बाद होने लगते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एंड द प्लेसेंटा बोथ प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रोजेस्टेरोन विल इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोलिफरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी टिश्यू। एंड लैक्टेशन इज मेड पॉसिबल बाय द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स प्रोलैक्टिन एंड सिक्रीशन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड द लैक्टेशन किसी वजह से हो पाता है क्योंकि हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है और सिक्रीशन हो पाता है फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड लोब्यूल्स बिगिन बिगर एंड इंक्रीज इन साइज एंड alveoli dilated and in the lactiferous ducts are distended with the milk, so the
Overall effect is denser and larger breast. And parity. Parity is the terminology used if a woman carries a pregnancy to a point of viability, 24 to 26 weeks of gestation, regardless of the outcome, and weight gain or loss. So both conditions can change in the tissue composition by decreasing fat content or breast tissue, thereby affecting overall granularity of the breast. And involution, the young breast will have fibroglandular tissue with very little fat. यंग ब्रेस्ट में फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं जो जिसमें कि बहुत ही कम फैट होता है. ग्रेजुअली द परसेंटेज of ovulation cycle will decrease and level of estrogen and progesterone in the body begins fluctuate. So this period of women is called perimenopause and can last several years. And ये perimenopause कुछ सालों के लिए रहता है. During this time the breast undergoes involution where the glandular supportive and connective tissue is replaced by fatty tissue, producing a smaller breast or larger, more pendulous one. An involution will occur normally. Involution normally होता है with the age. Atrophy of the glandular tissue generally begin होती है first in the medial posterior aspects of the breast, then moves forward to the nipple. And although this composition changes takes place as a woman ages, so it is still possible to find older women with extremely dense and glandular breast tissue. And menopause. So at menopause generally there is atrophy of mammary structures and the ovarian hormones are no longer stimulated and the secretory cells and alveoli will degenerate. So menopause does not officially begin until a woman is period free without spotting, being pregnant and breastfeeding, taking medications or surgery for at least a year. So menopause can occur anytime between age 45 and 54. So hormone replacement therapy. Hormone replacement therapy will increase the amount of glandular tissue in the breast menopausal women, making the breast appear denser and mammograms. And it also appears hormone replacement therapy inhibits the involution process. Hormone replacement therapy also cause करता है increase in the size of fibroadenomas and the development or increase in the size of cysts in the breast. So पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं इसके? मेनोपॉज कम्स ए ड्रॉप इन द एस्ट्रोजन and progesterone with resultant symptoms that can last for a year, can vary tremendously from woman to woman, and most common symptoms are hot flashes, sweats and sleep disturbances. Women can also experience mood swings, irritability, fatigue, osteoporosis, vaginal dryness, memory loss and insomnia. But the drop in estrogen also can contribute to the other symptoms such as changes in the vaginal and urinary tracts, which often causes painful intercourse, urinary infections, and need to urinate more often. And hormone replacement therapy relieves most of the symptoms of menopause. और ये जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं इन सब में रिलीफ होता है. नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. So the use of estrogen alone is known to promote the enlargement of cysts and fibroadenomas. A combination of estrogen and progesterone are often associated with diffuse increasing densities in the breast, can mimic carcinoma के तौर पे मिमिक कर सकता है.
न्यू स्टडीज़ के तौर पे कंटिन्यू करती, फाइंड निगेटिव इफेक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिजल्ट्स द वुमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव मेमोरी स्टडी एंड पब्लिश्ड इन मे, ये कब पब्लिश हुआ था, मई 2003 इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। सो वीमेन हु यूज HRT appear to be increased risk for developing breast and uterine cancer and also asthma. So although the risk of asthma is still low, the study the study also found women older than 65 years were an increased risk for dementia, and recent studies also have linked hormone replacement therapy with an increased risk of heart attacks and strokes. Visualization of breast tissues on the mammogram. ब्रेस्ट टिश्यूज़ का मैमोग्राम में कैसा विजुअलाइजेशन होता है? सो मैमोग्राफिकली ब्रेस्ट विल बी विजुअलाइज्ड एज लेस dense areas of the fat which appear black on the radiograph and denser granular areas which appear white or gray on the radiograph. Often blood vessels can be seen, especially if they are calcified occasionally. Lymph nodes and are visualized. lymph nodes भी visualized होती हैं within the breast as kidney shaped oval densities with the lucent centers के तौर पे। and breast augmentation